नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार गृह सरकार किस प्रकार से कार्य कर सकेगी, गृह सरकार का निर्माण कैसे किया जाएगा, गवर्नर जनरल की क्या क्या शक्तियाँ थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सचिव को 1919 के एक्ट के अनुसार भारत सरकार के मामलों पर निगरानी और नियंत्रण रखने तथा उनको निर्देश भेजने का अधिकार था। लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार भारतीय प्रांतों को स्वायत्तता या आंतरिक स्वराज्य दे दिया गया और केंद्र में दोहरे शासन के स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इसलिए यह अनिवार्य हो गया कि जिन मामलों का शासन उत्तरदायी मंत्रियों के हवाले कर दिया गया है, उन पर भारत सचिव का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए। यानी प्रांतों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया। तो जिन मामलों में गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, मनमानी शक्तियाँ, व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ दी गई, उन मामलों पर भारत सचिव का नियंत्रण ज्यों का त्यों बना रहा। भारत सरकार पर निर्देशन, नियंत्रण तथा निगरानी की शक्ति ब्रिटिश ताज को दे दी गई, परंतु इससे भारत सचिव की शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिश ताज की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग भारत सचिव ही करता था। अतः भारत सचिव की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रस्तावित संघीय कार्यकारिणी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय कार्यकारिणी किस प्रकार होगी? संघीय कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल, सभासद तथा मंत्री परिषद शामिल थे। संघीय कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल, काउंसलर्स यानी सभासद और मंत्री परिषद शामिल थे। अब हम इनकी शक्तियों और स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहला गवर्नर जनरल का वेतन, भत्ते और उपलब्धियां। गवर्नर जनरल संघ का मुखिया और सेवा की शर्तें भी निश्चित करता था। उसको मंत्रियों में कार्य बांटने, सरकारी कामकाज को आसानी से चलाने और शासन संबंधी सारी सूचना की शीघ्र जानकारी के लिए नियम बनाने का भी अधिकार था। यह गवर्नर जनरल की अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति थी और इस कारण उसका मंत्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव बना रहता था। दूसरा बिंदु गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियाँ। जब स्क्रीन में दिख रहा है, गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियाँ। उसे संघीय सभा के अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने का पूर्ण अधिकार था। उसे विधेयकों के बारे में केंद्रीय विधानमंडल को संदेश भेजने, अनुचित बिलों को रोकने और उनको अस्वीकार करने का भी अधिकार था। कुछ बिलों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा की भी आवश्यकता होती थी। गवर्नर जनरल को कुछ विशेष विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के लिए भी आरक्षित करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल कुछ विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के लिए भी आरक्षित रख सकता था। कानून बनाने की साधारण शक्ति भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी। वह एक्ट भी बना सकता था जिन्हें गवर्नर जनरल के एक्ट कहा जाता था। वह इन एक्टों को केंद्रीय विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध बना सकता था। कई बार वह बिल की रूपरेखा तैयार करके केंद्रीय विधानमंडल के पास भेज देता था और इसके सुझावों पर विचार भी करता था। यदि गवर्नर जनरल चाहे तो इस विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश दो प्रकार के थे,
पहले प्रकार के अध्यादेश तो ऐसे थे कि जब केंद्रीय विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और कोई संकटकालीन अवस्था उत्पन्न हो जाती थी तो गवर्नर जनरल उसका मुकाबला करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और कोई भी संकटकालीन परिस्थिति आ गई तो उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल इन अध्यादेशों को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से या व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति से जारी कर सकता था। इन अध्यादेशों को कानून की शक्ति ही प्राप्त होती थी, अर्थात वे कानून की तरह ही लागू होते थे, परंतु उनको संघीय विधानमंडल के सामने रखना पड़ता था। यदि वे केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अधिवेशन के प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह में पास नहीं किए जाते तो उनकी अवधि समाप्त हो जाती थी, यानी वे अध्यादेश समाप्त हो जाते थे और वे लागू नहीं किए जा सकते थे। दूसरे प्रकार के अध्यादेश ऐसे थे जो गवर्नर जनरल द्वारा किसी भी समय जारी किए जा सकते थे, यदि वह अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों या व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों के अनुसार चलने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए इनको आवश्यक समझे। वह संघीय सभा की आधारशिला था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार होती थी। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती थी। उसको भारतीय खजाने से 2,81,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते थे। इसके अतिरिक्त उसे कुछ भत्ते और उपलब्धियां भी मिलती थी। कुल मिलाकर उस पर एक 18 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होता था। चूँकि गवर्नर जनरल सारे शासन की धुरी था, इसलिए उसको असंख्य शक्तियाँ भी दी गई, जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ, मंत्रियों की सलाह के अनुसार प्रयोग में की जाने वाली शक्तियाँ आदि। अब हम पढ़े गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस एक्ट के अनुसार 4 आरक्षित विभाग थे: प्रतिरक्षा विभाग, गिरजाघर संबंधी मामले, अधिराज्यों के अतिरिक्त भारत के अन्य देशों संबंध और कबायली क्षेत्र। इन सब का शासन चलाते समय गवर्नर जनरल की यह इच्छा पर निर्भर करता था कि यह मंत्रियों की सलाह ले या नहीं ले। वह इन विषयों का शासन चलाते समय मंत्रियों की सलाह से बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं था। उसकी इच्छा पर निर्भर था कि मंत्री की सलाह को माने या नहीं माने। प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामले अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग थे। इन पर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए इन विभागों पर नियंत्रण के बिना कोई वास्तविक स्वराज्य संभव नहीं था। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी शक्तियाँ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी शक्तियाँ कौन सी थी? गवर्नर जनरल को मंत्रियों की नियुक्ति करने, बुलाने व पद से हटाने का अधिकार था। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था। नंबर 2, गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों या सभासदों, वित्तीय परामर्शदाता और उसके स्टाफ तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार था। वह उनको हटा सकता था और उनकी सेवा की शर्तें भी निश्चित करता था। वह उनका वेतन भत्ते निर्धारित करता था। कार्यकारिणी शक्तियों नंबर 3 है, गवर्नर जनरल को मुख्य आयुक्तों, संघीय लोक सेवा आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों, फेडरल रेलवे अथॉरिटी के 3 सदस्यों तथा रेलवे ट्रिब्यूनल के
प्रधान को नियुक्त करने का अधिकार था। नंबर 4 है गवर्नर जनरल संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी निश्चित करता था। अब गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियां तथा व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां। गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट के अनुसार अनेक विशेष जिम्मेदारियां दी गई थी जो निम्नलिखित थी। पहली है भारत अथवा उसके किसी भी भाग की शांति को किसी भी बड़े खतरे से बचाना। नंबर 2 है इसमें लोक सेवाओं के उचित हितों और मांगों की रक्षा करना। थोड़ी संख्या वाली जातियों और वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना। नंबर 4 है संघ सरकार के आर्थिक स्थायित्व तथा साख की रक्षा करना। नंबर 5 कार्यकारिणी परिषद की तरफ से कोई ऐसा काम न होने दिया जाए जिससे वाणिज्य के संबंध में कोई भेदभाव या असमान व्यवहार दिखाई दे। नंबर 6 है ग्रेट ब्रिटेन या बर्मा में भारत से आए हुए माल के बारे में भेदभाव को रोकना। भारतीय रियासतों और उसके शासकों के अधिकारों, सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना। ये थी इसकी विशेष जिम्मेदारी। लेकिन इन विशेष जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था, अर्थात उसके लिए आवश्यक था कि वह उत्तरदायी मंत्रियों से इन विषयों के बारे में परामर्श तो अवश्य करे, परंतु उसकी सलाह मानना या न मानना यह गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह मंत्रियों की सलाह को मानता या नहीं मानता। गवर्नर जनरल की इन विशेष जिम्मेदारियों की भारतीय राष्ट्रवादियों ने कड़ी आलोचना की। प्रोफेसर के.टी. शाह के मतानुसार भारतीय लोकमत इसके इसलिए विरुद्ध था क्योंकि इन्होंने सरकार के दैनिक कार्य का बहुत बड़ा भाग लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों से छीन लिया। यानी जो रोजमर्रा काम थे, दैनिक कार्य थे, उनका बहुत बड़ा भाग मंत्रियों के हाथों से छीन करके गवर्नर जनरल को दे दिया। इन विशेष जिम्मेदारियों का उद्देश्य कार्यपालिका को शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाना था, अतः वे उत्तरदायी शासन के सिद्धांत के प्रतिकूल थे। हस्तांतरित विषयों के क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने से रोकती थी। ये विशेष जिम्मेदारियां अत्यंत अस्पष्ट थी, अधिनियम में इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी और प्रतिक्रियावादी या स्वेच्छाचारी गवर्नर जनरल इनकी सहायता से राष्ट्रीय विकास तथा अभ्युदय के मार्ग में रोड़ा अटका सकते थे। अब अगली मंत्रियों की सलाह से प्रयोग में लाए जाने वाली गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। 1935 के अधिनियम में केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना के लिए कहा गया। कुछ विषय हस्तांतरित रखे गए और कुछ आरक्षित। प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, कबायली क्षेत्र और चर्च संबंधी मामले आरक्षित रखे गए। हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जनरल से यह आशा की जाती थी कि वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार शासन चलाएगा, परंतु जहां उसके विशेष जिम्मेदारियों का प्रश्न उत्पन्न होता है वहां अपने व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। आरक्षित विषयों में वह अपने स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। धन्यवाद।